एंडाउमेंट लेक्चर सीरीज में आज हम सुनेंगे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक एक ज्येष्ठ व आदरणीय पत्रकार, लेखक व चिंतक है। श्री वैदिक पीटीआई के हिंदी न्यूज एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक रह चुके हैं। भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक राजनीति, परराष्ट्र नीति आदि विषयों के विशेष जानकार माने जाते हैं। मैं तो दुनिया के ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों में गया हूँ कि जिनकी भाषा की प्रार्थना मेरे समझ में ही नहीं आती है, लेकिन प्रार्थना में जो संदेश है वो सीधा हृदय में उतरता है। मस्तिष्क नहीं समझता है, हृदय समझता है। ऐसी सुंदर प्रार्थना भी यहाँ मैंने देखी, तो मुझे बड़ा विलक्षण स्थान लगता है। अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहला पीएचडी भी मैं ही हूँ, और प्रथम ग्रासे मक्षिका पात। जैसे और सब लड़के अंग्रेजी में लिखना चाहते थे, मैं भी अंग्रेजी में लिखना चाहता था, लेकिन क्योंकि मोरारजी देसाई मुझे उस ज़माने से जानते थे जब मैं इंदौर में पढ़ता था, और जो छात्रावास था हमारा सप्रू हाउस का, उसका मैं अध्यक्ष हो गया। उनको भाषण देने बुलाने लाया मैं, उन्होंने कहा हिंदी में बोलूं? मैंने कहा बोलिए, और बस झंझट खड़ा हो गया। दूसरे दिन संसद में हंगामा हो गया। मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का पहला फेलो हूँ। सबसे ज़्यादा फेलोशिप मुझे मिलती थी, वो रोक दी गई, मुझे निकाल दिया गया। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, नहीं, वो रोज़ मुझे ऑलमोस्ट वेरी रेगुलरली शी वुड कॉल मी एंड टेल मी, अरे वैदिक जी, आपको कोई जर्मन फेलोशिप दिला देती हूँ, अमेरिकन फेलोशिप दिला देती हूँ, आप कहीं चले जाइए, वरना संसद हमारी ठप हो जाएगी। क्योंकि राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, भागवत झा आजाद, प्रकाश वीर शास्त्री, हिरेन मुखर्जी, ये सब मेरे लिए लड़ते थे, और कांग्रेसी भी, जनसंघी भी, समाजवादी भी, कम्युनिस्ट भी, सब भिड़ जाते थे। फिर मुझे पीएचडी मिला, तो इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा विषय रहा। कई ग्रंथ मेरे छपे हैं, दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है। आज मैं उसी विषय पर आपसे बात करना चाहता था। तैयारी की, ढेरों पुस्तकें पढ़ी, बहुत से रिसर्च पेपर पढ़े। आज सुबह गोखले इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में भी गया, लेकिन लोग कहते हैं ना कि आप कुछ धारें और विधाता कुछ और कर देता है। तो हमारे विधाता तो बड़े भाई विश्वनाथ जी हैं, कराड़ साहब ही हैं। ये कहते हैं कि नहीं, उस विषय पर मत बोलिए, आप बोलिए कि विश्व शांति में भारत का योगदान कैसे हो सकता है। मैं आपसे बात करना चाहता था कि एक हम साउथ एशिया का महासंघ बनाना चाहते हैं। आज तक दुनिया में यूरोपियन यूनियन के अलावा कोई संघ बना नहीं है, न अफ्रीका में, न एशिया में, न वेस्ट एशिया में, न लैटिन अमेरिका में। इन सब देशों में मुझे जाने का मौका मिला है। एक यूरोपियन संघ बना है। मेरी कल्पना ये थी कि अपने जीवन काल में मैं अगर दक्षिण एशिया के राष्ट्र, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्यावर्त कहा है और जिसके लिए विवेकानंद हमेशा बोलते थे, उस आर्यावर्त को एक कर दूं, सारे राष्ट्रों को मिला के एक कॉमन मार्केट बना दूं, साझा बाजार बना दूं, एक कॉमन करेंसी बना दूं, एक कॉमन पार्लियामेंट बना दूं और एक कॉमन कॉन्फेडरेशन बना दूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 21st सेंचुरी, 21वीं सदी एशिया की सदी बनकर रहेगी। ये मुझे विश्वास था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया, शुरू के जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दें, उसके बाद आज तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं उनके साथ मैंने घनिष्ठ रूप से कार्य किया है। कभी कोई पद नहीं लिया, कभी मैं स्पेशल एनवॉय नहीं बना, कभी राजदूत नहीं बना, कभी विदेश मंत्री नहीं बना, और न कभी बनने वाला हूँ। कोई पद मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन इन सारे पदों से भी ज़्यादा काम मैंने हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए मैं करता रहा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि सार्क को बने, जिसका मैंने नामकरण किया था। जब इंदिरा जी ने सार्क बनाया तो मैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ IDSA में सीनियर फेलो था। आज जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं,
इनके पिताजी के सुब्रमण्यम डायरेक्टर थे और मैं वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर था। तब मैंने इसका नाम क्या दिया था, इंदिरा जी ने जब सार्क बनाया तो बांग्लादेश के ज़ियाउर रहमान ने था, लेकिन इंदिरा जी ने इसको परवरिश की, तो इसका नाम मैंने हिंदी में दिया, राजा दक्ष के नाम पर दिया, दक्षेश, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, सार्क, दक्षेश। लेकिन 32 साल हो गए, आज कुछ भी नहीं है। दक्षेश के नाम पर हमारे 8-9 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हर साल भी नहीं मिलते हैं। उसके चार्टर में लिखा है कि हर साल होना चाहिए, कभी 2 साल में मिलते, कभी 3 साल में मिलते। इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि दक्षेश की प्रगति कितनी है। अगर ये दक्षेश 9 राष्ट्रों का ये संगठन है, ये अगर ठीक से काम कर रहा होता तो आपसे दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में दिन में आप कंडील लेके ढूंढने जाएं, एक गरीब आदमी मिलता नहीं। आप एक गरीब आदमी को ढूंढना मुश्किल होता है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या नेपाल में या बर्मा में, अगर ये 32 साल काम कर रहा होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्रियों का, हमारी सरकारों का इन मुद्दों पर खास ध्यान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, अभाव है, असुरक्षा है और परेशानियाँ हैं पूरे साउथ एशिया में। जितने परेशान हम लोग हैं, हमसे ज़्यादा थोड़े से अरब राष्ट्र हैं, सीरिया, इराक, तुर्की। इनको अगर छोड़ दें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान कोई इलाका है तो ये भारत माता का इलाका है। और भारत माता क्या है? भारत क्या है? लोग बोलते हैं कि हम अखंड भारत, आजकल तो कोई नाम भी नहीं लेता है डर के मारे। सेकुलरिस्ट लोगों से इतना डरते हैं लोग कि अखंड भारत का कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन अखंड भारत का जिन्होंने नारा दिया, उन गुरु गोलवलकर जी महाराज से मैं कहा करता था, बच्चा था मैं, किशोर था, इंदौर आते थे, इंदौर का रहने वाला हूँ। मैं उनसे कहता, गुरु जी आप अखंड भारत की बात कहते हो, मैं बृहद भारत की बात करता हूँ। आप अखंड भारत की बात करते हैं, मैं महाभारत की बात करता हूँ, महान भारत। कौन सा भारत? अराकान से खुरासान तक और त्रिविष्टुप से मालदीव तक। अराकान क्या है? आप लोग जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी के, अराकान का नाम सुना होगा आपने। बर्मा की पहाड़ियों को अराकान बोलते हैं। और खुरासान क्या है? जो भूगोल के विद्यार्थी जानते हैं, खुरासान किसको बोलते हैं? ईरान का पुराना नाम है। अराकान से लेकर खुरासान तक। और त्रिविष्टुप, त्रिविष्टुप क्या है? तिब्बत, 3 कुब्बड़ जिसकी निकली हुई है, तिब्बत। तिब्बत से लेकर मालदीव तक, बल्कि दिएगो गार्सिया तक, 400 किलोमीटर और नीचे तक। ये सब क्या है? ये सब आर्यावर्त है। इसमें तिब्बत भी जुड़ा हुआ है, सोवियत सेंट्रल एशिया के 5 रिपब्लिक भी जुड़े हुए हैं। इन सब को मिला के जो चीज़ बनती है उसका नाम आर्यावर्त है, उसका नाम भारत है। अगर उसकी एकता हो जाए, अगर एक संघ बन जाए तो दुनिया में चमत्कार हो जाएगा। आपको मैं क्या बताऊं, इन सारे देशों में गया हुआ हूँ। और जब मेरी उम्र बहुत कम थी, नौजवान था, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल जा सकता था। उस ज़माने में मैंने चप्पा चप्पा छाना है इन सारे इलाकों का। क्या चमत्कारी इलाके। आपने आमू दरिया का नाम सुना होगा, जिसको हमारे शास्त्रों में वक्षु सरिता कहा है। ये इन सारे इलाकों के संस्कृत नाम उपलब्ध हैं सारे साहित्य में। तो वक्षु सरिता के किनारे 1400 किलोमीटर लंबी है वक्षु सरिता, अफगानिस्तान के उत्तर में है। मैं उस पर पैदल पैदल चला हूँ और क्या देखता हूँ कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं निहायत गरीब। एक लंबी जो रोटी होती है अफ़गान लोगों की, इतनी 3-4 फुट लंबी, वो कंधे पे लाते हैं और गर्म पानी में या चाय में, बिना दूध की चाय में भिगो खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। इतनी गुर्बत। उस इलाके में घूमते हुए मैंने एक चमत्कार देखा, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ड्राइवर मुझे ले जा रहा था, उसने सिगरेट पी और जलती हुई सिगरेट यूँ फेंक दी। उसने यूँ फेंकी और वहाँ बहुत ज़्यादा आग सी लग गई।
मैंने कहा ये आग कैसे लगी? तो उसने फ़ारसी में मुझसे बोला, मैं फ़ारसी मुझे करना पड़ी थी, अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे काम किया था तो फ़ारसी मुझे पढ़ना पड़ी, फ़ारसी में ही मैं वहाँ जाता हूँ तो अभी बात करता हूँ। उसने फ़ारसी में मुझसे कहा कि जनाब इन गाज़ास्त, कि ये हिंदी में बोलता हूँ कि ये गाज़ है। तो मैंने कहा गाज़ क्या होती है, कुछ पता नहीं मुझे। जब मैं वापस काबुल लौटा तो मैंने लोगों से पूछा गाज़ क्या होती है, इन नाम चीज़ क्या चीज़ है? बोले गैस। यहाँ मराठी में भी शायद आप लोग गैस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आज मैंने लिखा हुआ देखा सुबह कहीं। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि भाई ये क्या है, तुमने सिगरेट पी के फेंकी और आग लग गई? बोले साहब यहाँ 1 फुट खोदो और गैस निकल आती है, 4 फुट खोदो और पेट्रोल निकल आता है। और 500 किलोमीटर तक किर्गिजिस्तान में गया मैं, 500 किलोमीटर तक कोई झोपड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं, झील ही झील। कजाकिस्तान भारत से 3 गुना बड़ा है आकार में, और आबादी कितनी है? 2 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। हम चाहें तो हमारे 10 करोड़ नौजवानों को वहाँ लगा दें, खुदाई करें, वो तेल निकालें, गैस निकालें, एल्यूमिनियम निकालें, लोहा निकालें, सोना निकालें। और अफ़गानिस्तान में जब मैं गांव में घूमा हूँ, जब रिसर्च कर रहा था वहाँ रहना पड़ा मुझे, आपको क्या बताऊँ कैसे भारतीय अवशेष। कराड़ साहब ने कहा कि भारत की महत्ता को मैं बताऊं, आप किसी दूर दराज के गांव में चले जाइए, जैन मंदिर बना हुआ है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, भगवान शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं, एक से एक भारतीय चीज़ें सर्वत्र, ईरान में, उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, किर्गिजिस्तान में, चीन में मैं इतना घुमा हूँ जितना भारत में भी नहीं घुमा हूँ। 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्राएं मैंने पूरे चीन में की हैं। आप वहाँ भारत का दर्शन करें और मुग्ध हो जाएंगे। मंदिरों में जाएं, वहाँ पुराने बुद्ध की, महावीर की प्रतिमाएं अभी भी पड़ी हुई हैं। एक दिन मैं 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर दक्षिण में गया, जहाँ पर मृण्मय मूर्तियाँ रखी हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ सिपाहियों की रखी हैं। उस गांव में गया तो चलते रास्ते लोगों से बात करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। विद्वानों के बीच तो बैठते ही हम लोग। तो चलते रास्ते सड़क पर मैंने लोगों से पूछा, जो अनुवादक थे मेरे साथ, जो अंग्रेजी से चीनी भाषा में करते थे या हिंदी से चीनी भाषा में करते थे। एक बार एक हिंदी का चीनी प्रोफेसर मेरे साथ था, एक बार एक दूसरे प्रोफेसर को वहाँ की सरकार ने दे दिया। उससे मैंने पूछा कि आपने भारत का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। मैंने कहा चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? सब्जी बेचने वाली से पूछा मैंने सड़क पर। बोले चीनी भाषा में हम बोलते हैं पश्चिमी स्वर्ग, द वेस्टर्न हेवन। हम चीन के पश्चिम में हैं, चीन हमसे पूर्व में है। तो सब्जी वाली मुझसे बोलती है कि हम उसको पश्चिमी स्वर्ग बोलते हैं। मैंने कहा क्यों बोलते हैं? बोले क्योंकि भारत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, क्योंकि भारत संस्कृति का अधिष्ठान है। मैं गदगद हो गया। मेरे मन में चीन के प्रति 1962 में जब चीन ने हमला किया तो इंदौर शहर में मैंने हजारों नौजवानों को इकट्ठा करके उनसे खून दिलवाया। बंदूक चलाना मैंने भी सीखी और जवानों को मैंने सिखवाया कि अगर चीन अंदर घुस गया, आसाम से पार करके इधर आ गया, कलकत्ते के भी इधर आ गए, तो हम लड़ेंगे, हम मरेंगे जाके, सिर्फ जवानों को नहीं मरने देंगे। उस चीन के बारे में इतना मुझे मन में आक्रोश था, जब आम चीनियों से बात की तो आक्रोश धुल गया मेरा। आगे गया मैं, वो जहाँ ये जो फाहियान यहाँ से सारा सामान लेके, ग्रंथ आदि लेके गए थे, उस गांव में गया मैं। उस गांव में जाके जब मैंने पूछा कि मेरी आम लोगों से बात कराओ, तो एक चाय बेचने वाली फुटपाथ पे, उससे मैंने पूछा कि भारत को जानती हो, भारत के बारे में जानती हो? बोले हाँ जानते हैं, हम रोज़ भारत को याद करते हैं। हम कहा अच्छा, चीन में रोज़ भारत को याद करते हैं, क्या बात है? उनका कैसे याद करते हो? बोले रोज़ सुबह उठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारा अगला जन्म हो, अगर हो,
तो भारत में हो। क्या बात, मतलब मैं तो मुग्ध हो गया कि बुद्ध के देश में हो, अगला जन्म हो तो उस पवित्र भारत भूमि में हो।